कहानी की शुरुआत होती है बीमस नाम के एक बेहद लालची और चालाक इंसान से। बीमस का काम होता है अजीब अजीब जानवरों को पकड़ना और उनकी नीलामी करना। तभी वो अपने साथ लाए हुए थोराफेंट प्रजाति के जानवरों को दिखता है। लेकिन इन जानवरों की खासियत ये थी कि ये इंसानों की तरह बात कर सकते थे। बीमस पूरे घमंड के साथ गांव वालों से कहता है, ये जानवर सिर्फ बोलते ही नहीं, बल्कि ताकत में किसी भी इंसान से कम नहीं है। खेतों में काम करने के लिए ये सबसे बेहतरीन है। गांव वाले जब अपनी आंखों से इन जानवरों को इंसानों की तरह बोलते देखते हैं, तो हैरानी से भर जाते ही। और यहीं से शुरू होती है नीलामी। सबसे पहले बीमस एक छोटे से थॉरिफ्ट को सिर्फ $800 में किसान साइमन को बेच देता है। उस थॉरिफ्ट का नाम था मोस्ली। मोस्ली को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल डर और उदासी से भरा हुआ होता ही। वह अपनी मां को आवाज देता है, लेकिन उसकी मां कुछ भी नहीं कर पाती। अब कहानी हमें 25 साल आगे ले जाती है। मोस्ली अब बड़ा हो चुका है। उसकी एक पत्नी है बेला और एक प्यारा सा बेटा टू। मोस्ली हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठता है। वह अपने मालिक साइमन के लिए हल तैयार करता है, फिर खेतों में दिन भर बिना रुके, बिना थके काम करता रहता है। उसी दिन गांव में फिर से बीमस आता है, अपने दो साथियों शंक और ओली के साथ। फसल खराब होने के दिनों में बीमस दवाइयां बेचने का नाटक करता है। उसके साथ एक बूढ़ा थॉरिफ्ट भी होता है, जिसका नाम है टरिपन। टरिपन बीमस के लिए बोझ ढोने का काम करता है। मोस्ली जैसे ही टरिपन को देखता है, उसका दिल भर आता है, क्योंकि टरिपन को वह बचपन से जानता था। बीमस साइमन को अपनी दवाइयां बेचने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन को उस पर शक हो जाता है। वह सख्त लहजे में पूछता है, सच सच बताओ बीमस, तुम यहाँ किस लिए आए हो? बीमस चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ। असल में मैं नीलामी की तैयारी के लिए आया हूँ। साइमन साफ मना कर देता है। तब बीमस कहता है, अगर बिजनेस की तरह सोचो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन दे सकता हूँ। मोस्ली आगे बढ़कर साइमन को समझाने की कोशिश करता है कि वो जमीन बेकार है, वहां सिर्फ पत्थर और सूखी जमीन है। लेकिन बीमस मोस्ली की बातों का मजाक उड़ाता है। गुस्से में आकर साइमन एक पत्थर मोस्ली की तरफ फेंक देता है। चोट लगने के बाद मोस्ली चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। फिर रात को बेला मोस्ली को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सुनते ही मोस्ली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दिन भर की थकान के बाद वह सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा टू उसके पास आता है और उत्साहित होकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, जंगल में गुफाएं हैं। मोस्ली थका हुआ होने की वजह से मना कर देता है, लेकिन टू कहता है, मैंने वहां हमारे जैसे जीवों की तस्वीरें देखी हैं, जिनके हाथ इंसानों जैसे हैं। ये सुनकर मोस्ली चौंक जाता है और आखिरकार वह टू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अजीब अजीब जानवर उन्हें एक गुफा तक पहुंचाते हैं। गुफा जमीन के अंदर बनी होती है। अंदर दीवारों पर बने चित्र देखकर मोस्ली दंग रह जाता है। चित्रों में ऐसे थॉरिफ्ट दिखाए गए थे, जो दो पैरों पर चलते थे और जिनके हाथ इंसानों जैसे थे। उन्हें कहा जाता था अप्राइम्स। मोस्ली को एहसास होता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। टरिपन आगे बताता है कि अप्राइम्स सच में लौटे थे और उन्होंने कई थॉरिफ्ट्स को आजाद भी किया था। लेकिन तभी बीमस के भेजे हुए लोग और खतरनाक शिकारी वॉफील्ड वहां पहुंच गए। छिपे हुए सभी थॉरिफ्ट्स को पकड़ लिया गया और बीमस ने एक बार फिर सबकी नीलामी कर दी। ये सारी बातें याद करते ही मोस्ली का दिल भारी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अप्राइम्स कभी थे ही नहीं। अगर वे सच में होते, तो हमें बचाने जरूर आते। मोस्ली टू से कहता है, अप्राइम्स असली नहीं है। ये गुफा की तस्वीरें बस हमें बहकाने के लिए बनाई गई हैं। टू चुपचाप अपने पिता की बात मान लेता है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही टू सो जाता है। तभी बेला मोस्ली के पास आती है और कहती है, तुम्हें उस गुफा में और आगे जाना चाहिए था। शायद वहीं से हम अप्राइम्स तक पहुंच सकते थे। लेकिन मोस्ली यकीन नहीं करता। वह कहता है, ये सिर्फ एक परी कथा है। अप्राइम्स कुछ नहीं होते।
तभी बाहर से बीमस की आवाज आती है। वह साइमन को जमीन बेचने के लिए मना रहा होता है। आखिरकार साइमन मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है। जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होगा, तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे। ये सुनते ही मोस्ली और बेला दोनों डर जाते हैं। बेला कांपती आवाज में कहती है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अप्राइम्स तक जाना ही होगा। वही हमें और हमारे बच्चे को बचा सकते हैं। फिर भी मोस्ली मना कर देता है और कहता है कि वह साइमन से बात करेगा। अगली सुबह साइमन मोस्ली से खेत जोतने को कहता है, लेकिन जमीन पूरी तरह बंजर निकलती है। फिर भी साइमन को लगता है कि मोस्ली बहाना बना रहा है। गुस्से में वह मोस्ली को बेरहमी से पीटता है। दर्द से कराहते हुए भी मोस्ली पूरी ताकत से हल खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हल टूट जाता है। अब साइमन को समझ आ जाता है कि जमीन सच में बेकार थी। गुस्से में वह मोस्ली को दूर धक्का दे देता है और खरी खोटी सुनाने लगता है। ये सब देखकर मोस्ली के अंदर दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि इंसानों के लिए हम चाहे कितने ही वफादार क्यों न हो, हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे। और तभी मोस्ली एक बड़ा फैसला करता है। वह ठान लेता है, मैं अप्राइम्स को ढूंढूंगा और अपने परिवार को इंसानों से आजाद कराऊंगा। तभी मोस्ली टू के पास आता है और कहता है, मैं अप्राइम्स को ढूंढने जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और घर के सारे काम संभालना। भारी दिल से टू उसकी बात मान लेता है। मोस्ली पूरी रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। साइमन और बीमस उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते। मोस्ली एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप जाता है। गुस्से से पागल साइमन सीधा बेला के पास जाता है और पूछता है, वो कहाँ गया? लेकिन बेला कुछ नहीं बताती। साइमन घर के गेट पर ताला लगा देता है ताकि वह बाहर न जा सके। बीमस कहता है, मैं मोस्ली को वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। साइमन उसकी बात अनसुनी कर देता है। शंख बीमस से कहता है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बीमस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, आज जा रहे हैं, लेकिन कल वापस आएंगे, क्योंकि अब हमें वॉफील्ड को लेने जाना है। बीमस वॉफील्ड के गांव पहुंचता है। गांव वाले बीमस से नाराज होते हैं, क्योंकि उसने उन्हें नकली दवाइयां बेची थी। लेकिन बीमस किसी की नहीं सुनता और सीधा बार में चला जाता है। बार के बाहर एक थॉरिफ्ट बंधा होता है, जिसे हाल ही में वॉफील्ड ने पकड़ा था। वह डरा हुआ होता है। वह कांपती आवाज में बताता है, उत्तर की ओर जंगल में एक सूखा गड्ढा है। वहीं मुझे गुफाएं मिली थी, जहां अप्राइम्स की तस्वीरें बनी हैं। तभी उसे एहसास होता है, ये सब वॉफील्ड का जाल है। उधर मोस्ली अप्राइम्स की गुफाओं में आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अचानक वह वॉफील्ड के बनाए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा होता है। चारों तरफ देखता है, कटे हुए थॉरिफ्ट्स के सींग, टूटी हुई तलवारें और खून के निशान। ये देखकर मोस्ली का दिल दहल जाता है। उधर टू उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन टरिपन उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे पिता के साथ क्या करेगा, लेकिन अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। बच्चा बहुत जल्द आने वाला है। टू हालात को समझ जाता है और चुप हो जाता है। तभी बीमस ओली से कहता है, वॉफील्ड ने जंगल में खतरनाक जाल बिछा रखा है। सभी थॉरिफ्ट्स उसी में फंसते हैं। शंख को ये आइडिया पसंद आ जाता है और दोनों उसके निशान का पीछा करने लगते हैं। उधर मोस्ली गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वॉफील्ड वहां पहुंच जाता है। वह नीचे झांककर कहता है, मैं तुम्हें वापस साइमन के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सींग काटूंगा। मोस्ली डर से कांप उठता है। तभी ओली और शंख वहां पहुंच जाते हैं। वे गुफा की दीवारों को देखकर समझ जाते हैं कि सारी तस्वीरें वॉफील्ड ने खुद बनाई हैं। वॉफील्ड समझ जाता है कि उसका राज खुल गया है। वह शंख और ओली को भी पकड़कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। इसी अफरा-तफरी में मोस्ली ओली की मदद से गड्ढे से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। मोस्ली भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाता है। वो चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है।
तभी वॉफील्ड उसे रोकने के लिए तीर से हमला करता है, लेकिन तभी एक जुगनू वॉफील्ड का ध्यान भटका देता है और मोस्ली की जान बच जाती है। मोस्ली एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वॉफील्ड को लगता है कि मोस्ली मर चुका है। वो उसकी लाश देखने नीचे उतरता है, लेकिन वहां मोस्ली नहीं मिलता। जब मोस्ली की आंख खुलती है तो वो खुद को झरने के पीछे पाता है। भागते समय वो अनजाने में झरने के पीछे पहुंच गया था। मोस्ली चारों तरफ देखता है और तभी उसकी नजर 3 थोरीफ्स पर पड़ती है। उनके नाम थे वानी, डीवर और गैलीन। वो तीनों अब 2 पैरों पर चल रहे थे। ये देखकर मोस्ली की आंखों में उम्मीद आ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि गैलीन सच में एक अपराइट है। गैलीन बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। वो अक्सर बच्चों जैसा व्यवहार करता था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक बहादुर योद्धा जिंदा था। जब वानी और डीवर मोस्ली को देखते हैं तो पहले उन्हें लगता है कि वो कोई दुश्मन है। दोनों सतर्क हो जाते हैं। मोस्ली जल्दी से कहता है, डरो मत, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं भी एक थोरीफ हूं। वानी हैरानी से पूछता है, अगर तुम थोरीफ हो तो तुम्हारे पास पूंछ क्यों नहीं है? और तुम इतने अलग क्यों दिखते हो? लेकिन डीवर मोस्ली के 4 पैरों को देखकर तुरंत समझ जाता है। वो कहता है, ये हम जैसे नहीं हैं, ये किसी दूसरी फैमिली से है। तीनों साथ बैठकर बात करते हैं। मोस्ली गैलीन के बारे में पूछता है। वानी बताता है कि गैलीन बहुत कुछ भूल चुका है, लेकिन वो आज भी अपने पुराने दोस्तों को याद करता है, जिनकी तस्वीरें दीवारों पर बनी हुई हैं। वानी आगे बताता है कि शुरुआत में अपराइट्स ने इंसानों की मदद की थी। असल में वही इंसानों को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन इंसानों के पास लालच से जुड़ी एक खतरनाक ताक थी। ये सुनकर मोस्ली खुश हो जाता है। डीवा भावुक होकर कहता है, हमें लगा था कि इंसानों ने हमारी दूसरी फैमिली को मार दिया होगा। मोस्ली सिर हिलाकर कहता है, ऐसा नहीं है। जब हमारे पूर्वज चले गए, तब हम पीछे रह गए और इंसानों के लिए काम करने लगे। इसी वजह से हम इस रूप में बदल गए। लेकिन अब भविष्यवाणी सच होगी। अपराइट्स हम सबको बचाएंगे। हमें किनेसरत जाना होगा और वहां से सेना लेकर लौटना होगा। गैलीन जोर से हंस पड़ता है और उसी पल से वो मोस्ली का अच्छा दोस्त बन जाता है। अब वो मोस्ली का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। वॉफील्ड की वापसी। अब हमें फिर से वॉफील्ड दिखाया जाता है। वो मोस्ली को ढूंढते ढूंढते भूतिया घाटी के उस पार किनेसरत की ओर बढ़ रहा होता है। वानी गंभीर आवाज में कहता है, ये घाटी भूतिया है। हमें इसके किनारे किनारे चलना होगा। कहा जाता है कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस घाटी में एक खास पेड़ है, जिसकी रक्षा एक आत्मा करती है। आज तक जो भी इस घाटी में गया है, वो कभी वापस नहीं आया। तभी मोस्ली घाटी के अंदर एक सुरंग देखता है। वो कहता है, अगर हम इस सुरंग से जाएं, तो जल्दी शहर पहुंच सकते हैं। तीनों सुरंग के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन सुरंग बहुत खतरनाक होती है। किसी तरह वो जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अब वो घाटी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। मोस्ली अपने परिवार के बारे में बताता है, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। हमें जल्दी किनेसरत पहुंचना होगा और सेना लेकर लौटना होगा। तभी उन्हें एहसास होता है कि वॉफील्ड फिर से उनके पीछे आ चुका है। वानी और डीवर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैलीन मोस्ली से कहता है, हमें इन जुगनुओं पर भरोसा करना होगा। यही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मोस्ली एक पल की भी देर नहीं करता और नीचे कूद जाता है। तभी जुगनू उसे हवा में थाम लेते हैं। मोस्ली हवा में उड़ने लगता है। वानी और डीवर भी कूद जाते हैं। जुगनू तीनों को बचाकर दूर ले जाते हैं। अब वानी और डीवर को भी यकीन हो जाता है कि जुगनू सच में जादुई है। लेकिन वॉफील्ड की ताकत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो फिर से उनके पीछे है। टरेपन आगे बताता है कि वे सब बहुत बड़ी भूल कर चुके थे। वह शर्मिंदा होकर कहता है, हम कोई आम थोरिफ्ट नहीं है। माफ करना मोस्ली, हमने तुमसे झूठ बोला था। मोस्ली टूटे हुए लहजे में पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वान यह जवाब देता है, क्योंकि हम मर रहे हैं। पिछले 100 सालों से यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बहुत जल्द हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह आगे कहता है,
हमें इस बात का दुख नहीं कि हम मर रहे हैं, दुख इस बात का है कि इंसान हमें कमजोर समझते हैं। और तुमने भी खुद को कमजोर मान लिया। तुम इंसानों का सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम्हारे साथ हैं और मिलकर तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। मोस्टली पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कहता है, मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है रानी से बात करनी चाहिए। शायद तभी हम इंसानों का सामना कर पाए। वान्य कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा सोचने के बाद मोस्टली मान जाता है। उस रात महल में एक सभा बुलाई जाती है। मोस्टली देखता है कि महल उसी भूतिया घाटी के सामने बना हुआ है। वान्य बताता है, ये शहर हमारे पूर्वजों ने बसाया था, लेकिन बाद में एक शाप लगा, जिससे ये घाटी भूतिया बन गई। यहाँ उगने वाले फल भी गायब हो गए। रानी मोस्टली से कहती है, हमें नहीं पता था कि हमारा एक परिवार सालों से इंसानों के बीच गुलामी में जी रहा है, वरना हम तुम्हें बचाने जरूर आते। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी देर नहीं हुई है। सभी अप्राइम्स अपने बनाए हुए हथियार बाहर निकालते हैं। वे मोस्टली के परिवार को बचाने के लिए शिकारियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिकारी बेहद ताकतवर होते हैं। उनके वार का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक शिकारी अपने तीर से गैलिन को घायल कर देता है। गैलिन मोस्टली का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका होता है। मोस्टली उसे लेकर महल के अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में गैलिन दम तोड़ देता है। मोस्टली पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में मोस्टली शिकारी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन वान्य उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जवाब देता है, नहीं, तुम सब बहुत कमजोर हो। वो तुम्हें मार देगा। तुम सब मेरा परिवार हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तभी मोस्टली को एक विचार आता है, मुझे शिकारी को भूतिया घाटी में ले जाना होगा। वहीं उसे फंसाया जा सकता है। वान्य घबराकर कहता है, अगर तुम घाटी में गए तो खुद भी फंस जाओगे या मर जाओगे। मोस्टली कहता है, ये करना ही होगा। रानी आगे बढ़कर कहती है, जब तुम घाटी में जाओगे, तुम्हें एक जीवित पेड़ दिखाई देगा। अगर उसका फल मिल जाए तो उसे खा लेना। उससे तुम भी एक अप्राइम बन जाओगे। उधर बेला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। दर्द से कराहते हुए वह टू से कहती है, जल्दी साइमन को बुला कर लाओ। डरते हुए टू साइमन के पास जाता है। हिम्मत जुटाकर वह उसे जगाता है और कहता है, मेरी माँ को आपकी जरूरत है। ये सुनकर साइमन भी पिघल जाता है और बेला की मदद करने चला जाता है। उसी दौरान वॉफील्ड गेट तोड़कर शहर में घुस आता है। मोस्टली जानबूझकर उसे अपने पीछे आने के लिए उकसाता है। वॉफील्ड उसका पीछा करते करते एक बड़े बाग में पहुंच जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। मोस्टली को जुगनू दिखाई देते हैं और वह उनके पीछे बढ़ता है। तभी उसकी नजर जादुई पेड़ पर पड़ती है। वॉफील्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। वह तीर से हमला करता है। मोस्टली घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अब मोस्टली को यकीन हो जाता है, वह इस शिकारी का सामना कर सकता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। वॉफील्ड भी जादुई फल की ओर बढ़ता है, लेकिन मोस्टली उसे रोक देता है। वॉफील्ड एक बार फिर तीर से हमला करता है। मोस्टली गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लगभग गिर ही जाता है। तभी बाघ की जादुई आत्मा प्रकट होती है। उसे गार्जियन कहा जाता है। गार्जियन वॉफील्ड को रोक लेती है और जोर से मारकर उसे भूतिया घाटी में फेंक देती है। वो घाटी एक बुलबुले जैसी होती है, जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। सबको लगता है कि मोस्टली मर गया, लेकिन तभी वही आत्मा मोस्टली को शहर के बीच ले आती है। अब मोस्टली समझ जाता है, ये आत्मा हमेशा उसके साथ थी। गार्जियन उससे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? आंखों में आंसू लेकर मोस्टली कहता है, मैं अपने परिवार को आजाद करवाना चाहता हूँ। गार्जियन मुस्कुराती है और मोस्टली को जादुई फल दे देती है। तभी उधर वो दिन आ जाता है जब बीमस टू को नीलामी के लिए ले जाने वाला होता है। उसी दिन बेला की बेटी रोजी पैदा होती है। बेला बेहद कमजोर होती है। टू अपनी छोटी बहन से कहता है, माँ का ध्यान रखना। बीमस उसे लेकर जाने लगता है। तभी बेला की नजर एक विशाल ताकतवर अप्राइम पर पड़ती है।
जो उनकी ओर बढ़ रहा होता है वो और कोई नहीं, मोस्ली होता है। बेला खुशी से रो पड़ती है। मोस्ली गरजती आवाज में कहता है, मैं अपने परिवार को लेने आया हूं। अब मोस्ली पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद ताकतवर बन चुका होता है। वो साइमन पर हमला करता है। साइमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मोस्ली को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी लगता है कि अपने परिवार के लिए लड़ी गई लड़ाई जिंदगी की सबसे बड़ी जंग होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि हर कोई ये समझ सके